स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर जो 2024 में एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को छांट करके इसमें रखा गया है। तो आज हम इनको पढ़ते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन दिया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब से 5 वर्ष पश्चात कितने 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहां देखें, सवाल दिया गया है तो यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग दिया है 1/3। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले मान है माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिया हमने? वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली। अब इसमें कहा गया है 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? रहमान की आयु बराबर 3 वर्ष। अभी अगर वर्तमान में उसकी x वर्ष है तो 3 वर्ष अभी वर्तमान से 3 वर्ष पहले की बात कर रहा तो 3 वर्ष क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर उसकी रहमान की 3 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वो x-3 वर्ष होगी। ये 3 वर्ष पूर्व की बात है। अब आगे इसमें ये कहा गया है इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम बाद में कर लेंगे हम। आगे है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, यहाँ 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर, पश्चात कहे या बाद में कहे, अभी अगर उसकी वर्तमान में 5 वर्ष है तो x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष उसमें ऐड हो जाएगी, तो x प्लस कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। अब सवाल में ये कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी कि यहाँ पर ये था x-3, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x-3 वर्ष। दूसरा है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, और यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर, इसका भी उल्टा करेंगे तो 1/x+5 वर्ष। आगे एक आ गया है इन दोनों का जो व्युत्क्रम है उनका योग कितना है? 1/3।
तो इन दोनों को प्रश्न के अनुसार लिखेंगे तो 1/x ऋण 3 धन 1/x धन 5 बराबर कितना है 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका x माइनस 3 और x प्लस 5। यहाँ हर समान इसका इसमें भाग दोगे तो ये पूरा x प्लस 5 बचेगा, तो यहाँ x प्लस 5 और यहाँ प्लस इस x प्लस 5 का भाग अगर इसमें देंगे तो x प्लस 5 के अंदर हो जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस 3 बराबर में 1/3। अब यहाँ देखें ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर इसको हल करेंगे तो x ब्रैकेट हटाएंगे x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन इसका नीचे गुणा कर देंगे x का x के साथ करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x आगे माइनस 3 का x के साथ करेंगे तो माइनस 3x ऋण और धन का गुणा ऋण तो 5 15 ये बराबर में 1/3। अब ऊपर देखेंगे x 2x हो जाएगा 2x, यहाँ हम 5 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 2 बटे यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 में से 3 कम करेंगे तो 2x बचेगा ऋण के 15 बराबर 1/3। कैंची का गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो ये ऐसा ही होगा सेम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे इसका 75 कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और ये 75 करेंगे तो माइनस का 6x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x ये है और 6x ये है तो 2 में से 2 प्लस के और ये 6x माइनस के, तो यहाँ पर माइनस के क्या बचेंगे माइनस के 4x, ये 6 है और ये 15 है, जोड़ दें 15 और 6 लिखेंगे तो 21 हो जाएंगे बराबर 0। 21 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 4 आ जाए तो 7 से 21 होता है 7 और 7 गुणा 3 बराबर 21 तो 7 ऋण 3 बराबर कितना हो गया 4। ये अंतर लेके आएंगे क्योंकि 21 के सामने किसका चिन्ह लगा हुआ है 100 का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके 21 के ऐसे फैक्टर करें जिनका अंतर कितना आ गया 4 बीच वाली संख्या के बराबर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे एक्स की जगह पर 7 4 की जगह पर x 7 ऋण 3 इंटू एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा अंदर गुणा करके दो ऋण का गुणा धन 3x हो जाएगा ऋण 21 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ देखते हैं हम x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ 7 बचेगा प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे 7 हो जाएगा इस बार, तो यहाँ x माइनस के 3 7 21 बराबर 0। यहाँ x माइनस 7 दोनों जगह कॉमन है तो x माइनस 7 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से पहले एक को कोई सी को ले लें, x माइनस 7 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 7, दूसरा x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 3 माइनस के 3। तो यहाँ पर i जो है उनमें किसी की ऋणात्मक नहीं होती तो ये कैसा हो गया अमान्य घटक है और x बराबर कितना है 7। तो यहाँ पर हमने रहमान की वर्तमान आयु क्या मानी थी x वर्ष मानी थी, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितने आएंगे 7 वर्ष। तो रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यार क्वेश्चन दूसरा है यहाँ
इसका थोड़ा सा जगह कम है। क्वेश्चन में कहा गया है एक क्लास टेस्ट में सैफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कितना है? प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता? 210 हो जाता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लें कि उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, तो उनको हम मान के चलेंगे। माना सैफाली के गणित में प्राप्त अंक बराबर कितने हैं? x। और यहाँ ये कहा गया है कि अंग्रेजी और गणित में जो अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों का योग कितना है? 30। तो अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक बराबर, दोनों का योग कितना था? 30 था। तो 30 में से उसने 100 तो कर लिए उसने गणित में प्राप्त, तो बाकी कितने रह गए? 30 ऋण x रह गए किसमें? अंग्रेजी में। आगे कहा गया है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, यहाँ यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते तब सैफाली की गणित में कुल अंक कितने हो जाते? कुल अंक बराबर, पहले तो x प्राप्त हुए थे उसने और 2 प्राप्त कर लिए तो x प्लस 2 अंक हो जाते। बाद में ये कहा गया अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। और यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते या मिले होते तब सैफाली की अंग्रेजी में कुल अंक बराबर, अंग्रेजी में कितने मिल रहे थे पहले? 30 ऋण x थे, 3 उसके क्या हो गए? कम हो गए। तो 30 में से 3 कम हो गए, सॉरी 3 अंक कम मिले तो 3 कम अंक कम कर दोगे। तो यहाँ पर 30 में से 3 कम करोगे तो कितना बचेगा? 27। तो यहाँ पर बचेगा 27 ऋण x। अब कितने अंक उसको कहाँ मिल रहे थे? 3 अंक कम करने पर कुल अंक कितने बचे अंग्रेजी में उसके? इतने। अब आगे कहा गया है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब यहाँ प्रश्नानुसार यहाँ प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे 2 अंक कम गणित में किए जा रहे थे और अंग्रेजी गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम। तो उनके जो अंक आ रहे थे, ये अंक इसका और इसका, जो
गुणनफल था वो कितना था 210, तो x प्लस 2 इंटू 27 ऋण x बराबर 210, ये 210 है। अब इसको आगे इसके साथ गुणा कर लेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 दूनी इसका इसके साथ गुणा करोगे 2 तो 27 दूनी 54 माइनस के 2x इक्वल टू 210। अब यहाँ इसको देखिए माइनस का है, ये 2x है और ये 27x है, तो यहाँ पर 25 बचेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 ऋण कम करोगे तो प्लस के बचेंगे 25x और ये माइनस प्लस के 54 बराबर 210। इन सबको इधर ले जाओगे तो ये तो प्लस का रहेगा, ये इनके सबके चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे, इन सबको इस पूरे पद को यहाँ से सब पदों को इधर लेके आएंगे तो ये ऋण का है धन का, तो धन का ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 25x और माइनस का हो जाएगा 54, और ये 210 इधर पहले से मौजूद है, तो ये प्लस के 210 बराबर 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x, आप 210 में से 54 कम करोगे तो 10 में से 6 का 4 कम करोगे तो कितने बचेंगे, प्लस के तो प्लस के बचेंगे यहाँ पर, तो 10 में से 4 गए तो 6, अब यहाँ रह गए 1, 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ 156 बचे। 156 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग कितना आ जाए 25, तो 156 के फैक्टर बनाओगे, यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 ने 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 गुणा 12 बराबर होता है 156, और इस 156 के सामने प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसके गुणनखंडों को जो बनाए हैं हमने उनको जोड़कर कितना लाना है 25 लाना है, तो यहाँ पर गुणा की जगह कितना लगाना है प्लस का चिन्ह लगाना है, तो 13 धन 12 बराबर कितना हो गया 25, तो जहां 25 है ये एक्स का गुणांक, इसकी जगह पे हमें लिखना है 13 धन 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह पे कितना लिखना है 13 धन 12 गुणा एक्स प्लस 156 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करोगे इसका एक्स का तो माइनस का 13x ऋण धन का गुणा ऋण ये 12x प्लस की यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है 156 रहेंगे बराबर 0, यहाँ से और यहाँ से दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से केवल x कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन है तो यहाँ बचेगा केवल 1x माइनस 13, x को बाहर निकाला तो यहाँ 13 बचेंगे, माइनस यहाँ 12 है तो 12 और 12 का भाग 12 कम 12 चला जाएगा, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, तो 12 तो हमने बाहर निकाल दी, ये बचे यहाँ पर x, इस ऋण की वजह से ही धन क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा क्योंकि ऋण हमने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ 12 का भाग से ये जाएगा 12 कम 12 12 36 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये x माइनस 13 और x माइनस 13, तो इनका क्या है ये दोनों सेम है तो इनमें से कॉमन ले लेंगे x ऋण 13, तो यहाँ x माइनस 12 बराबर 0। अगर इसमें से हमने x ऋण 13 बराबर 0 ले लिया तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 13, दूसरा x ऋण 12 ले लिया बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 12, तो यहाँ पर देखें x क्या लिया था हमने सैफाले के, हमने गणित में जो अंक माने थे वो कितने माने थे x माने, तो यहाँ पर x यदि गणित में x बराबर
13 अंक प्राप्त किए उसने। तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए उसने? अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में कितने प्राप्त अंक किए हैं उसने? 30 ऋण x। तो यहाँ पर 30 ऋण x, 30 ऋण x का मान 13, 30 में से 13 कम करोगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 7 और यहाँ 2, 3 में से 1। तो 17 अंक उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए और गणित में कितने अंक प्राप्त किए? 13। अगर और यदि यहाँ पर हमने x बराबर जब 13 लिया तो गणित में उसके अंक कितने प्राप्त हुए थे? 13। तो अंग्रेजी में उसके कितने मिले? 17। और अगर गणित में हमने x बराबर 12 प्राप्त किए, गणित में प्राप्त अंक बराबर x बराबर कितने? 12। तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितने थे? 30 ऋण x, 30 ऋण x। तो 30 ऋण x की जगह पे 12 रखोगे, 30 में से 12 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 18। अगर गणित में उसने 12 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में 18 प्राप्त किए, और गणित में अगर उसने 13 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में उसको 17 अंक प्राप्त हुए। तो ये था यहाँ पर एक क्लास टेस्ट में सैफ अली ने माने थे हमने कि उसने गणित के विषय में x अंक प्राप्त किए। तो उन दोनों अंकों का विषयों को जो अंक थे उनका योग कितना है? 30 है। तो 30 में से अगर अंग्रेजी में गणित में उसने x अंक प्राप्त कर लिए हैं तो बाकी के किस में अंक प्राप्त करेगी? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में 30 में से x का अंक होगा 30, उसके जो बचे वो अंक यहाँ पर प्राप्त हो गए अंग्रेजी में। आप कहना यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते तब, तो सैफाली के गणित में कुल अंक कितने हो जाते? x उसने प्राप्त किए थे 2 और अधिक मिले तो x + 2 हो गए, और अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलते, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो अंग्रेजी में उसके सैफाली के अंक कितने हो जाते? 30 ऋण x को पहले मिले थे 3 अंक और कम करते यहाँ पर 27 से कितने हो जाते? x हो जाती। अब कहा गया था इन दोनों का क्या है? गुणनफल 210 है। तो हमने प्रश्न के अनुसार इन दोनों का गुणनफल किया और बराबर किसके कर लिया? 210 की। इसका इसके साथ गुणा किया, ये प्राप्त कर लिया, इनका इसको इधर पक्षांतर कर लिया, तो ये इनके चिन्ह करके इधर आ गए। और यहाँ से इसको सॉल्व किया तो x² - 25x + 156। अब 156 के ऐसे फैक्टर कर लिए जो 25 के बराबर हो गए योग करके। x², फिर इसका माइनस है तो 12 का x, 13 का x के साथ गुणा, 13x धन, और ये ऋण है दोनों चिन्ह तो इनका गुणा ऋण 12 का x के साथ x प्लस के 156 बराबर 0। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस x माइनस 13 बचा, और यहाँ से हमने माइनस के 12 कॉमन ले ली तो यहाँ पर x माइनस 13। इन दोनों में से फिर कॉमन हमने ले लिया x माइनस 13, तो x माइनस यहाँ 12 बचा बराबर 0। ये x बराबर यहाँ x माइनस 13 बराबर 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है 13, x 12 ले रहे हैं बराबर 0 करके तो x की वैल्यू आ रही है 12। और यहाँ पर गणित में उसने x अंक प्राप्त किया, यानी कि उसने अगर 13 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए? 17। और अगर गणित में उसने 12 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में उसने कितने प्राप्त कर लिए? 18। क्वेश्चन नंबर 3 इसे देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी, कितनी? 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वह
उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर सवाल में रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ये मान लिया कि रेलगाड़ी उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान यहाँ है और एक स्थान यहाँ है। एक स्थान ये यहाँ पर है, दूसरा स्थान भी यहाँ पर है। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर यहाँ से और यहाँ तक की। अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस चाल को चलती है तब, और उसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसके जो समय लगता है उन दोनों के समय में जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, 1 घंटे का आ रहा है। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर दूरी, यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, चाल दूरी समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे 4। अब यहाँ देखिए जब ट्रेन की चाल हमने x किलोमीटर मानी थी और उसको चलनी कितनी थी दूरी 360, तो वो समय कितना ले रही थी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है उसकी 360 किलोमीटर और चाल कितनी है उसकी, हमने चाल मानी है x किलोमीटर घंटा, तो यहाँ आ जाएगी x। इतने घंटे का समय लेगी। आगे आगे कहा गया है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, क्या कर दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तब रेलगाड़ी की नई चाल बराबर कितनी हो जाएगी, पहले तो उसकी x थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो 5 और दिए जाएंगे, कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूरी तो उसको 360 किलोमीटर ही तय करनी है। दूरी कितनी, इस चाल से भी कितनी दूरी तय करनी है, तो यहाँ पर जो इस चाल से x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर, दूरी तो 360 किलोमीटर ही तय करनी है, चाल ही तो बढ़ाई है, तो दूरी तो उतनी ही रहेगी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360 बटे चाल कितनी है x प्लस 5। तो अब इतने घंटे का समय लेगी। सवाल में ये कहा गया है जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लग रहा था उसका, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल बढ़ा दी जाए तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगा था उसका
उसकी अपेक्षा पहले जो लग रहा था उसकी अपेक्षा दूसरी वाले में 1 घंटे का समय क्या लग रहा था, कम लग रहा था, अर्थात 1 घंटे का अंतर आ रहा था। क्या आ रहा था? 1 घंटे का अंतर। तो यहाँ पर अब हम प्रश्न के अनुसार देखते हैं। इस समय में और इस समय में, एक तो समय ये आ गया घंटा में और दूसरा समय आ गया ये। इन दोनों समय का जो अंतर है वो कितने का आ रहा है? 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे कम लग रहा था इस चाल की अपेक्षा इस चाल में। जब चाल बढ़ा दी गई थी तो 1 घंटे का समय क्या लग रहा था? कम लग रहा था। तो यहाँ समय अधिक लग रहा है और यहाँ क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना? 1 घंटा। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो 360 बटे एक्स माइनस ये समय है, ये भी समय है हमारा और ये भी हमारा समय है। और इन दोनों समय में जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है? 1 घंटे का। तो 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर कितने का अंतर आ रहा है? 1 घंटे का। क्योंकि यहाँ जो चाल थी उसकी वो एक्स थी, दूरी 360 किलोमीटर ही दूरी करनी थी तय। तो यहाँ जो समय लग रहा था वो इतना समय लग रहा था और यहाँ 5 किलोमीटर घंटा तक चाल बढ़ाई थी तो इतना समय लग रहा था। इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा था वो 1 घंटे का आ रहा था। अब इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ये एलसीएम हो गया। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा माइनस के 360 और इसका एक्स के साथ गुणा करोगे तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर गुणा 360 एक्स 360 एक्स बराबर 1। दोनों से 360 कॉमन ले तो यहाँ एक्स प्लस 5 और यहाँ माइनस की एक्स बटे में कितना बचेगा? इसका अंदर गुणा करोगे इसके साथ में तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ये माइनस के और ये प्लस के कैंसिल हुए। अब यहाँ हमारा 5 बताओ, 5 का इधर कर लेंगे गुणा तो 5 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, 5 के 30 का 0, 5 की 15 और 3 18 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। दोनों तरफ बट्टे में 1 है तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर लेंगे? कैंच को गुणा, 1 का 1800 के साथ तो 1800 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। अब ये 1800 का इधर कर लें 95 तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस की हो जाएगी 1800 और बराबर 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर करके लाने हैं जो कि 5 के बराबर हो जाए, उनके गुणनफल करेंगे। उनका जो अंतर आएगा फैक्टर का वो कितना आना चाहिए? हमारा 5 आना चाहिए। तो 1800 के गुणनखंड काट लें, 1800 के यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे। 2 ने 18 0 0, 2 चौका 8, 1 2 पंजे 10 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 5 2 3 से कटेगा, 3 7 21 1 5 15, 3 दूनी 6 5 15, 5 से कटेगा 50 25, 5 1 5। अब यहाँ देखिए हमें लाना कितना है? 5 लेके आना है, इनके गुणनखंड आएंगे उनका अंतर। तो यहाँ पर 55 25 25 दिया 75, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिए 24 नहीं आएगा। तो केवल 55 25 और 3 दिया 9 9 दिया 18 18 36 और 55 25 जब 5 दिया 15 5 दिया 15 15 दिया 45, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40। तो यहाँ पर अब इनके फैक्टर बनाएंगे 40 45, 5 के 15 से 45 गुणा 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 45 में से 40 कम करोगे तो 5 बचेगा। सही है, कितना आएगा? 1800। अब मैं गुणा की जगह पे कौन सा चिन्ह लगाना? ऋण का। तो 45 ऋण 40 बराबर 1800।
तो यहाँ पर 1800 की जगह पर कितना रखना है हमको? 1800 क्यों आएगा? यहाँ 5 आएगा। 45 से 40 बराबर कितना आएगा? 5। 5 की जगह पर रखना है हमको 45 से 40, ये यहाँ 5 की जगह पर। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ इसको। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर कितना रखना है? 45 ऋण 40 गुणा एक्स माइनस की 1800 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 45 के साथ गुणा करेंगे 45 एक्स, धन ऋण का गुणा ऋण 40 एक्स हो जाएगा ऋण की 1800 बराबर 0। यहाँ दो में से इनमें से कॉमन लेना है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स तो एक्स ले लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा हमारा एक्स प्लस के एक्स बाहर निकाल लिया तो 45 माइनस यहाँ से 40 कॉमन ले लेंगे, 4 का 4 चक सूर्य 45 चला जाएगा, तो 40 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स। इस ऋण की वजह से ये ऋण क्या हो जाएगा? धन। अगर अंदर गुणा करेंगे तो ऋण धन का गुणा ऋण से हो जाएगा भाई। तो 0 से 0 4 4 चक सूर्य 4 पंजे 20 बराबर 0। ठीक, अब देखो x प्लस 45 x प्लस 45 इन दोनों में से कॉमन है तो इसको x प्लस 45 को बाहर निकालें, तो यहाँ x माइनस 40 बचेगा बराबर में 0। अगर x प्लस 45 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से x बराबर आ रहा है हमारा माइनस 45। और दूसरा इसको x ऋण 40 ले रहे हैं तो यहाँ से बराबर में 0, तो x बराबर कितना आ रहा है? 40। अब देखो किसी की चाल क्या पूछी थी? चाल हमारी एक्स की चाल, तो चाल पर ऋणात्मक होती नहीं है, तो ये कैसा हो गया? ये तो गलत है, ये अमान्य है हमारा। अब यहाँ x माइनस 40 बराबर 0 लिया था और x बराबर कितना आ गया? ऋणात्मक 40। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 40। तो रेलगाड़ी की हमने चाल क्या मानी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति सॉरी x किलोमीटर प्रति घंटा थी, x किलोमीटर प्रति घंटा तो थी, x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x बराबर कितना है? 40, तो ये हो जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी जगह एडजस्ट करने से दो वर्गों का क्षेत्रफल जो है उन क्षेत्रफलों का जो योग है वो तो है 448। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया है पहले सबसे दो वर्गों के परिमाप का अंतर, दो वर्गों के परिमाप या परिमापों का अंतर कितना दिया है? 24 मीटर। 24 मीटर। अगर अंतर 24 मीटर दिया है तो ये तो हमें पता चल गया कि एक वर्ग बड़ा होगा और एक छोटा होगा। परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब चारों और उसकी जो लंबाई चौड़ाई जो भी है उसकी जो माप है ये
चाहे कोई सी भी आ सकती हो, वर्ग दिया है तो वर्गाकार होगी, आयत दिया है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। वर्ग में चारों भुजा कैसी होती है, बराबर। तो इनकी चारों भुजाएं, और दूसरा वर्ग एक बड़ा है, इसकी चारों भुजाओं का जो योग है उनका अंतर कितना है, 24 दिया है। ये अंतर कितना दिया है, 24। यानी बड़े में से छोटे का परिमाप घटा दिया जाए तो कितना आएगा, 24। तो यहाँ देखें, दो वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम मान लें, छोटे माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर x मीटर है। छोटे वर्ग की भुजा हमने मान ली क्या है, x मीटर है। देखें, एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 24। यानी इसके परिमाप का और इसके परिमाप का अंतर कितना दिया है, 24 दिया है। अब हमने इस छोटे वाले वर्ग की भुजा मान ली कि x मीटर है। ये वाली जो भुजा है इस वाले वर्ग की, वो x मीटर है। तो ये परिमाप है, तो इस वाले की भुजा जो होगी वो कितनी होगी, तो पहले इसका परिमाप और निकाल लें। तो छोटे वर्ग की भुजा x मीटर है, तो यहाँ पर छोटे वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप होता है भुजा 4 इंटू भुजा, क्योंकि 4 भुजा होती है तो 4 इंटू भुजा, और यहाँ से 4 तो है ही, और भुजा हमने x मानी तो ये हो जाएगी 4x मीटर। ये इतना इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। अगर इसका परिमाप 4x है, इसका परिमाप कितना है 4x, और इसका परिमाप कितना हमें पता नहीं, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो ये अगर यहाँ पर ऋण का है चिन्ह तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इधर आके धन का। तो इस बड़े वाले का क्या निकल आएगा, परिमाप। यहाँ बड़े वर्ग का परिमाप निकालना है हमको, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटे घटाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये तो x मीटर भुजा आ गई इसकी वर्ग की, और ये आ गया छोटे वाले वर्ग का परिमाप। अब देखो, यहाँ सवाल में ये कहा गया है दोनों के परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर। तो बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप बराबर कितना है, 24। और देखो छोटे वर्ग का परिमाप है 24, तो यहाँ पर बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े बड़े वर्ग का परिमाप माइनस की, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4x बराबर में 24। 4x को इधर ले जाओगे तो बड़े वर्ग का जो परिमाप आएगा, बड़े वर्ग का परिमाप बराबर 24, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 4x। ये तो आ गया बड़े वर्ग का परिमाप, और यहाँ पर छोटे वर्ग का जो परिमाप आया था वो आया था हमारा 4x। अब देखें, तो हमने परिमाप निकाल लिया, बड़े वर्ग क्या निकाल लेंगे, भुजा।
तो बड़े वर्ग की जो भुजा निकालनी है, तो बड़े वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू बड़े वर्ग की भुजा। ये परिमाप बराबर होता है, बराबर में कितना है, 24 प्लस 4x। अब यहाँ से बड़े वर्ग की भुजा निकालोगे, तो बड़े वर्ग की भुजा निकल के आ जाएगी, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 24 धन 4x बटे, ये गुणा से कहाँ मिल जाएगा, भाग में। 4 से काटोगे, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 6 कॉमन ले लो, यहाँ 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 4 6 24 प्लस 4 एकम 4x बटे 4, 4 से 4 कैंसिल। तो ये बड़े वर्ग की जो भुजा आएगी यहाँ पर हमारी, बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, 6 धन x, 6 धन x मीटर। ये आ गई बड़े वर्ग की भुजा। तो इस बड़े वर्ग की जो भुजा है वो 6 धन x मीटर है, और ये x मीटर होगी। इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है, 468। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 468, 468। ठीक है, 468 है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा बड़े वर्ग की ये है 6 प्लस x, इसका वर्ग करोगे, प्लस छोटे वर्ग की भुजा क्या थी हमारी x, तो x का वर्ग, इनका वर्ग कितना है, इनका 468। इसका वर्ग कर लेंगे, 36 a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, इसको खोलेंगे 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 468। एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 12x और ये प्लस के 36। इसका पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 468 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दें, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ 468 में से ये माइनस के, ये प्लस के, तो माइनस के ये प्लस के घटा देंगे तो माइनस के बचेंगे। 8 में से 6 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3, और यहाँ 4, 432 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 का सम में भाग जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर इससे 2 से काटेंगे, 2 से एक बार कट के लिए, एक बार 2 एकम 2, 2 6 12, तो प्लस के 6x माइनस के। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 6 12, तो 216 बराबर 0। अब यहाँ इसको 2 को इधर ले जाएंगे, गुणांक से पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, और भाग में जाएगा तो इसके बट्टे का 2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका 2 का भाग 0 में देंगे, तो यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब 216 के एक के साथ गुणा करेंगे, और इसका 216 या 216 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका अंतर 216 के सामने है ऋण का चिन्ह, तो इनका अंतर कितना आ जाना चाहिए, 6। तो 216 के गुणनखंड काटें, 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 दिन 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखें, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 में 6, 6 दूनी 12, तो 18 गुणा
12 बराबर कितना है 216, और 18 में से 12 कम करोगे तो कितना बचेगा 6। तो इस 6 की जगह पर कितना लिखेंगे हम 18 ऋण 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 ऋण 12 एक्स ऋण 216 बराबर 0। इस एक्स का अंदर गुणा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 18x हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण 12x हो जाएगा, माइनस के 216 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या करना है हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ देखो 18x और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन है यहाँ पर, एक्स बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकाल लिया, एक्स बचेगा प्लस के 18, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, 12 एकम 12 और 12 96 सही है, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ दोनों को हमने क्या कर लिया सेम ब्रैकेट है समान है तो सही है। अब यहाँ से 18 एक्स प्लस 18 और एक्स प्लस 18 दोनों हो रहे हैं तो इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, एक्स धन 18 और यहाँ है हमारा बचेगा एक्स ऋण 12 बराबर 0। इसमें से हमने अगर एक्स प्लस 18 ले लिया तो इसके बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 18। और हम जानते हैं कि किसी भी आकृति की जो भुजा होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये कैसा है ये गणित है, ये हमारा अमान्य हो जाएगा। ठीक, आगे आगे है दूसरा ले लेंगे उसके साथ में हम एक्स ऋण 12 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है 12 मीटर, तो एक्स बराबर 12 मीटर ये धनात्मक है। तो यहाँ पर हमने छोटे वर्ग की जो भुजा मानी थी वो मानी थी एक्स, तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई हमारी, तो दोनों वर्गों की भुजा पूछा रहा, तो छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा बराबर ये एक्स मानी थी हमने, तो एक्स बराबर कितना आया है छोटे वर्ग की एक्स थी, एक्स बराबर 12 मीटर आ गई। और बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर, बड़े वर्ग की भुजा हमारी क्या थी देखो, बड़े वर्ग की भुजा हमारी आई थी 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस एक्स 6 तो रहेगा ये प्लस एक्स की जगह पर 12 से कितनी हो जाएगी 18 मीटर। तो बड़े वाले वर्ग की भुजा आ गई 18 मीटर और छोटे वाले वर्ग की भुजा आ गई 12 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।